हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं जो हमारी घटना चक्र की पॉलिटी की सीरीज चल रही है, उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहा हूं। आज का टॉपिक है हमारा संसद लोकसभा। सबसे पहले मैं इस टॉपिक का आपके लिए रिवीजन नोट्स कराऊंगा, उसके बाद में इस टॉपिक से संबंधित जितने भी PYQ हैं उन सभी को कराऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपने मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो देखते हैं, संसद संघीय सरकार का विधायी अंग है। केंद्र स्तर पर विधि निर्माण का कार्य संसद द्वारा किया जाता है। संविधान के भाग 5 के अध्याय 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 में संसद से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा राज्यों से 530 से अनधिक और संघ राज्य क्षेत्रों से 20 से अनधिक प्रतिनिधि सदस्यों से मिलकर बनेगी। यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं हो तो अनुच्छेद 331 के तहत उसके द्वारा लोकसभा में उस समुदाय से 2 सदस्य मनोनीत करने की व्यवस्था थी। इस संबंध में संविधान 104वां संशोधन अधिनियम, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, 104वां संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित व्यवस्था को अनुच्छेद 334 के तहत निर्धारित तिथि संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष अर्थात 25 जनवरी 2020 से आगे नहीं बढ़ाया गया है। इस प्रकार आंग्ल भारतीय समुदाय से लोकसभा में 2 सदस्यों के नामांकन की व्यवस्था अब निष्प्रभावी हो गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोकसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है, जबकि प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन 2001 की जनगणना 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 से पर आधारित है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार यह निर्धारण वर्ष 2026 के पश्चात की पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक यथावत रहेगा। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 83(2) के अनुसार लोकसभा की अवधि प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक की होगी। हालांकि राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पूर्व किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने का अधिकार है। आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन होने पर, यानी कि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन होने पर संसदीय विधि द्वारा संसद की अवधि एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 वर्ष की अवधि से अधिक नहीं होगा। लोकसभा संसद बनने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष की होनी चाहिए। लोकसभा का स्थगन अध्यक्ष करता है, जबकि सत्रावसान और विघटन राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 93 के अनुसार, आर्टिकल 93 के अकॉर्डिंग लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों में से ही किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण। अनुच्छेद 94 खा के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपता है। लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 94 अनुच्छेद 96 के तहत जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई
संकल्प विचाराधीन हो तब वे सदन में उपस्थित रहते हुए भी पीठासीन नहीं होंगे तथा अध्यक्ष अपने पद से हटाए जाने के संकल्प पर प्रथमतः मत देने का तो हकदार होगा, किंतु मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत नहीं दे सकेगा। सॉरी दोस्तों, आगे थोड़ा सा आगे देखते हैं। यानी कि ये कह रहा है कि आर्टिकल 96 के तहत जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाए जाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब वे सदन में उपस्थित रहते हुए भी पीठासीन नहीं होंगे तथा अध्यक्ष अपने पद से हटाए जाने के संकल्प पर प्रथमतः मत देने का हकदार तो होगा, किंतु मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत नहीं दे सकेगा। लोकसभा अध्यक्ष अन्य विषयों प्रथमतः मत नहीं देते तथा वे अपने निर्णायक मत कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल तब करते हैं जब किसी विषय के संदर्भ में हुए मतदान में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष दोनों के वोट बराबर अर्थात टाई हो जाते हैं। अनुच्छेद 101 कहता है, ये बात इसमें कही गई है, अनुच्छेद 101 में कही गई है, 100 का 1 कहता है कि जब किसी विषय के संदर्भ में हुए मतदान में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष दोनों के वोट बराबर अर्थात टाई हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत कार्य करता है। प्रो टेम स्पीकर आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले लोकसभा के सामान्यतः सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रो टेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है। अनुच्छेद 85(1) के अनुसार लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक तथा और यानी कि आर्टिकल 85(1) कहता है कि लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं होगा। इस प्रकार लोकसभा के कम से कम 2 बार सत्र बुलाए जाने आवश्यक हैं। आर्टिकल 103 के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा का कोरम यानी कि गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है। मुख्य विपक्षी दल की मान्यता हेतु भी यही सदस्य संख्या आवश्यक है। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि भेजता है। इसके बाद क्रमशः महाराष्ट्र 48 तथा पश्चिम बंगाल 42 का स्थान है। आगे वर्तमान में 6 जनवरी 2022 से लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रत्याशी हेतु चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा 95 लाख रुपये, कुछ राज्यों संघीय क्षेत्रों में 75 लाख रुपये तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 40 लाख रुपये, कुछ राज्यों संघीय क्षेत्रों में 28 लाख रुपये निर्धारित की गई है। लोकसभा का प्रथम चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये लोकसभा का प्रथम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला। ठीक है, यह चुनाव 489 सीटों के लिए हुआ था। प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी, प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था। 25 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने तथा 27 फरवरी 1956 तक अपनी मृत्यु तक इस पद पर बने रहे। पहली लोकसभा के शेष कार्यकाल के लिए तत्कालीन उपाध्यक्ष एम अनंतशयनम अयंगर लोकसभा अध्यक्ष 8 मार्च 1956 को बने थे, जो कि द्वितीय लोकसभा के भी अध्यक्ष रहे। वर्ष 1954 में जेवी कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सांसदों द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसे लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार 2009 से 2014 तक थीं। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, इस टॉपिक का
जितना भी रिवीजन नोट्स था वो मैंने आपके लिए कंप्लीट कराया है। अब इसी टॉपिक से संबंधित जितने भी PYQ हैं उनको कराऊंगा। यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक तो आप कर ही देते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। इसी प्रकार घटना चक्र की पॉलिटी और हिस्ट्री की भी सीरीज चल रही है, दोनों को फॉलो करते रहें, प्रैक्टिस और रिवीजन साथ साथ करते रहें। मैं कंप्लीट पॉलिटी घटना चक्र की सीरीज को करा दूंगा और हिस्ट्री की भी चल रही है उसको भी पूरा कराऊंगा। और इनको कंप्लीट होने के बाद जितनी भी घटना चक्र की सीरीज हैं उन सभी को आपके लिए कंप्लीट पूरा करा दूंगा। तो लगातार प्रैक्टिस रिवीजन करते रहिए। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है, बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, 25 वर्ष। इसका विश्लेषण है, संविधान के अनुच्छेद 84 ख के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है तथा राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। दोस्तों, इसका विश्लेषण बड़े ध्यान से आपको देखना है, वहाँ से आप सभी क्वेश्चनों को बड़े आसानी से पूरे के पूरे टॉपिक को ही तैयार कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र सीमा क्या है। तो सेम क्वेश्चन है, इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए। तो इसका सही आंसर सेम क्वेश्चन विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। ठीक है, इसका विश्लेषण देखते हैं। विश्लेषण कह रहा है कि भारत में संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए मतदाता सूची निर्वाचक नामावली को तैयार कराने का केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देशन और नियंत्रण में किया जाता है। अनुच्छेद 324 एक अन्य प्रश्नगत कथन सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। इस क्वेश्चन को IAS प्री 2017 में पूछा जा चुका है। इसका विश्लेषण देखते हैं। इसका विश्लेषण कह रहा है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 4 के अनुसार लोकसभा सदस्य के निर्वाचन के लिए किसी भी सामान्य सीट सिक्किम के अतिरिक्त से नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए किसी नागरिक को किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों पर नामांकन के लिए किसी भी राज्य की अनुसूचित जाति का सदस्य होना तथा किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता होना आवश्यक है। असम के स्वायत्तशासित क्षेत्रों और लक्षद्वीप में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों पर नामांकन हेतु उसी क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति का होना तथा उसी स्वायत्तशासित जिले असम संसदीय क्षेत्र लक्षद्वीप का पंजीकृत मतदाता होना आवश्यक है। जबकि देश की अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों पर नामांकन हेतु किसी भी राज्य की असम के जनजातीय क्षेत्रों के अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना और किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता होना आवश्यक है। सिक्किम की लोकसभा सीट पर नामांकन हेतु उसी संसदीय क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना आवश्यक है। वर्ष 2003 में सरकार द्वारा
राज्यसभा के निर्वाचन के लिए उसी राज्य में पंजीकृत मतदाता होने की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, जनसंख्या के आधार पर। इसका विश्लेषण देखते हैं कि लोकसभा के सदस्यों के चुनाव के प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त कर दिया जाता है। प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या तथा उसके लिए नियत किए गए सदस्यों की संख्या का अनुपात समस्त राज्य के यथा साध्य एक ही हों तथा प्रत्येक राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की संख्या का बंटवारा ऐसी रीति से किया जाएगा कि स्थानों की संख्या से राज्य की जनसंख्या का अनुपात समस्त राज्यों के लिए यथासाध्य एक ही हो। अनुच्छेद 81 2 का एवं खा। इस प्रकार संविधान लोकसभा के निर्वाचन में प्रतिनिधित्व की एक रूपता जनसंख्या के आधार पर दो प्रकार से स्थापित करने का उपबंध करता है। का विभिन्न राज्यों में और खा एक राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में। आगे देखते हैं क्षेत्रों में, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन के जनगणना के आधार पर है। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, 1971 की जनगणना के आधार पर है। इसका विश्लेषण देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 81 एवं अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर है। यह व्यवस्था पहले वर्ष 2000 तक के लिए थी, परंतु 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा इसे 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक संशोधित न किए जाने का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, 1971 की जनगणना पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारित किस वर्ष तक यथावत रहेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, 2031। इसका विश्लेषण है, संविधान के 84वें संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा अनुच्छेद 83 3 एवं अनुच्छेद 82 3 के परंतुक में संशोधन करके वर्ष 2000 के स्थान पर लोकसभा में राज्यवार सीटों के आवंटन का निर्धारण वर्ष 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना अर्थात वर्ष 2031 जबकि 17वीं जनगणना होगी के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक संशोधित न किए जाने का प्रावधान किया गया है तथा इसके निर्धारण के लिए तब तक वर्ष 2071 की जनगणना ही आधार होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर कर दिया गया है। ये तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह वर्ष विशेष है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, 2026। इसका विश्लेषण हम पिछले वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी होगा, इनमें से कोई नहीं। इसका विश्लेषण देखते हैं। वैसे वर्तमान में लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 हो सकती है। इसका विश्लेषण है, लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाते हैं। इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 यानी कि 530 राज्यों प्लस 20 संघ राज्यों प्लस 2 एंग्लो इंडियन समुदाय से हो सकती थी। अनुच्छेद 81 331 यानी कि 104वें
संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधान सभाओं में आंग्ल भारतीय समुदायों के प्रतिनिधित्व के लिए सदस्यों को नामित करने की व्यवस्था को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया है और तदनुसार अब लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 ही हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न सांविधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, 7वां तथा 31वां। इसका विश्लेषण देखते हैं। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा राज्यों का पुनर्गठन किया गया और अनुच्छेद 81 के तहत राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या अधिकतम 500 और संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या अधिकतम 20 कुल 520 निर्धारित की गई। 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाने वाले लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या क्रमशः 525 और 20 कुल 545 निर्धारित की गई। 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाने वाले लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या को बढ़ाकर 25 किया गया था, जिसे 31वें संशोधन से पुनः 20 कर दिया गया। तत्पश्चात गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा निर्वाचित लोकसभा सदस्यों की कुल अधिकतम संख्या बढ़ाकर 550 यानी कि 530 से अनधिक राज्यों से तथा 20 से अनधिक संघ राज्य क्षेत्रों से निर्धारित की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि 31वें संशोधन ने। आगे देखते हैं। इसका विश्लेषण कह रहा है कि 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व की अधिकतम संख्या 500 से बढ़ाकर 525 तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों की अधिकतम संख्या 25 से घटाकर 20 की गई। अनुच्छेद 81(1) में संशोधन द्वारा इस प्रकार लोकसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई। ज्ञातव्य है कि वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम निर्वाचित सदस्य संख्या 550 हो सकती है, जिसमें 530 से अनधिक सदस्य राज्यों तथा 20 से अनधिक सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित हो सकते हैं। गोवा, दमन एवं दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 से या 1987 से 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों के मनोनयन के प्रावधान को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया है। वर्तमान में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 524 निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के हैं, जबकि शेष 19 निर्वाचन क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेशों के दिल्ली यानी कि 7, अंडमान एवं निकोबार 1, दादर और नागर हवेली तथा दमन एवं दीव 2, लक्षद्वीप 1, पुडुचेरी 1, चंडीगढ़ 1, जम्मू एवं कश्मीर 5, लद्दाख 1 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह है, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, 550। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या क्या है? इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, 543। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16वां कह रहा है कि लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, 20 सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आम चुनाव 2009 में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव हुआ। इनमें से कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, 530। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इसका विश्लेषण देखते हैं। विश्लेषण कह रहा है कि आम चुनाव 2009 के कुल 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से
530 राज्यों से तथा 13 संघ राज्य क्षेत्रों से थे। जम्मू और कश्मीर राज्य के 2 संघ राज्य क्षेत्रों में परिवर्तन के बाद वर्तमान में 524 निर्वाचन क्षेत्र राज्यों से तथा 19 संघ राज्य क्षेत्रों से हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18वां कह रहा है कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें यानी कि स्थान आरक्षित हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा 20। इसका विश्लेषण देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 81 यानी कि 31वें संविधान संशोधन 1973 तथा गोवा दमन एवं दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा यथा संशोधित के अनुसार लोकसभा के लिए अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से तथा अधिकतम 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित हो सकते हैं। वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों की लोकसभा सीटों की निर्धारित संख्या 19 यानी कि दिल्ली में 7, अंडमान निकोबार में 1, चंडीगढ़ में 1, दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव में 2, लक्षद्वीप में 1, पुडुचेरी में 1, जम्मू एवं कश्मीर में 5 तथा लद्दाख में 1 है। जबकि राज्यसभा में यह निर्धारित संख्या 8 यानी कि दिल्ली में 3, पुडुचेरी में 1 और जम्मू कश्मीर में 4 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा यानी कि 330, अनुच्छेद 330। इसका विश्लेषण देखते हैं। इसका विश्लेषण कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330(1) के उपखंड का के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वहीं अनुच्छेद 330(1) के उपखंड खा में असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए तथा उपखंड गा में असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा केरल तथा तमिलनाडु में। इसका विश्लेषण देखते हैं। विश्लेषण कह रहा है कि प्रश्नावधि में अग्रांकित राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं थे। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश राज्यों में तथा दादरा और नागर हवेली एवं लक्षद्वीप के अतिरिक्त अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में वर्ष 2008 के परिसीमन के बाद कर्नाटक और मेघालय में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित दो सीटें किए गए हैं। जबकि शेष उपर्युक्त राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में पूर्व स्थिति है। इस प्रकार वर्तमान में विकल्प ए सही उत्तर है। वर्तमान में अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्यों में तथा दिल्ली को छोड़कर अन्य सभी संघ राज्य क्षेत्रों, जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख सहित में स्थान आरक्षित नहीं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 21वां कह रहा है कि किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? इसका सही आंसर विकल्प ए और बी दोनों हैं यानी कि अरुणाचल प्रदेश और जम्मू तथा कश्मीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22वां कह रहा है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा 84। इसका विश्लेषण है लोकसभा में संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। वर्तमान में लोकसभा में कुल 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए तथा 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23वां कह रहा है कि यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की आवंटित संख्या 42 हो तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या होगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर का पता नहीं लगाया जा सकता है। तो इसका विश्लेषण देखते हैं। पहले
यानी कि आर्टिकल 330(2) के अधीन किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात लोकसभा में उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को आवंटित स्थानों की कुल संख्या से वही होगा जो उस राज्य या संघ राज्य की अनुसूचित जातियों की अथवा उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की या उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भाग की अनुसूचित जनजातियों की जिनके संबंध में स्थान इस प्रकार आरक्षित हैं, यानी कि जनसंख्या का अनुपात उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है। उदाहरणार्थ, वर्ष 1996 में पश्चिम बंगाल एवं तत्कालीन आंध्र प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या 42 थी, जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटें क्रम से 8 एवं 6 थीं। वर्ष 2008 के परिसीमन के बाद इन दोनों राज्यों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थान क्रम से 10 एवं 7 थे। वर्तमान में तेलंगाना राज्य के गठन के बाद आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थान क्रम से 3 एवं 4 हैं। तदनुसार अब 42 लोकसभा सीटों वाला एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल है, जहां अनुसूचित जातियों के लिए 10 तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 2 लोकसभा सीटें आरक्षित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 24वां, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश यानी कि एमपी। इसका विश्लेषण है, वर्ष 2008 के परिसीमन के बाद देश के सभी राज्यों में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक आरक्षित सीटें मध्य प्रदेश में 6 हैं। उत्तर प्रदेश एवं बिहार में ऐसी सीटों की संख्या 0 है, जबकि गुजरात में ऐसी सीटें 4 हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। इसका विश्लेषण हम पिछले वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 26वां, यानी कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? ये पहले भारत के राष्ट्रपति के पास होती थी, अब आंग्ल भारतीय समुदायों से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति को हटा लिया गया। इसका विश्लेषण देखते हैं। यानी कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 331 के अनुसार यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह इस समुदाय के अधिकतम 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता था। यह प्रावधान मूल संविधान में अनुच्छेद 334 के तहत केवल 10 वर्षों की अवधि के लिए था, जिसे क्रमिक रूप से संविधान संशोधनों द्वारा आगे बढ़ाया जाता रहा था। 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 द्वारा यह अवधि संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष तक निर्धारित की गई थी। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को तो 70 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष किया गया है, परंतु आंग्ल भारतीय सदस्यों के नामांकन के प्रावधान को 70 वर्ष के बाद निष्प्रभावी कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27वां कह रहा है कि राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित कर सकता है यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है? तो इसका सही आंसर नहीं है कुछ भी, क्योंकि अब इस प्रावधान को हटा लिया गया है, इसलिए इसका सही आंसर नहीं लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्योंकि यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस पेरी 2014 में पूछा गया है, क्योंकि पुराना क्वेश्चन है, इसलिए इसका सही आंसर तो उस टाइम पर तो 2 हो सकता था, लेकिन 2019 के बाद इस प्रावधान को संविधान में से हटा लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है? सेम क्वेश्चन है, वैसे इसका आंसर पहले आंग्ल भारतीय हो सकता था, लेकिन अब इसका सही आंसर नहीं पता चल सकता है इस क्वेश्चन का, क्योंकि इस प्रावधान को ही संविधान से हटा लिया गया है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 29वां कह रहा है कि लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। इसका विश्लेषण देखते हैं, यानी कि अनुच्छेद 85(2) ख के अनुसार लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। ऐसा प्रावधान मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। हालांकि यदि मंत्रिपरिषद ने लोकसभा में बहुमत खो दिया है तो ऐसी मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को समय पूर्व भंग करने की बजाय राष्ट्रपति नई सरकार बन सकने की संभावना के संदर्भ में स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 30वां कह रहा है कि लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31वां क्या कह रहा है। 31वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र यानी कि आह्वान कर सकता है। दूसरा कथन कह रहा है कि भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। अगला कथन कह रहा है कि एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं, जब संसद का चलना आवश्यक हो। इसका सही आंसर विकल्प सी होगा, यानी कि 1 और 3 सही बात है। इसमें दूसरा कथन गलत है, क्योंकि केवल 2 ही सत्र लगते हैं लोकसभा के। इसका विश्लेषण देखते हैं क्या कह रहा है। विश्लेषण कह रहा है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 85(1) में वर्णित है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 मास का अंतर नहीं होगा। अतः इससे स्पष्ट है कि भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर इसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है, यानी कि आह्वान कर सकता है। अनुच्छेद 85(1) से यह अर्थ भी लगाया जा सकता है कि 2 अधिवेशनों के मध्य 6 मास यानी कि 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। अतः संविधान एक वर्ष में संसद के न्यूनतम 2 सत्रों का प्रावधान करता है, परंतु एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी के द्वारा। इसका विश्लेषण देखते हैं, यानी कि लोकसभा की बैठक स्थगन सत्रावसान तथा विघटन द्वारा समाप्त की जा सकती है। स्थगन लोकसभा अध्यक्ष करता है, जबकि सत्रावसान अनुच्छेद 85(2) क के अनुसार और विघटन अनुच्छेद 85(2) ख के अनुसार राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, राष्ट्रपति है। अगला क्वेश्चन 34वां देखते हैं क्या कह रहा है। 34वां क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा का कार्यकाल, तो इसका सही आंसर विकल्प सी है, यानी कि आपातकाल की घोषणा के दौरान एक वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसका विश्लेषण है, अनुच्छेद 83(2) के परंतु के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने के दौरान संसदीय विधि द्वारा एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। तथापि आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने की स्थिति में उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, वर्ष में 2 बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका विश्लेषण देख लेते हैं। अनुच्छेद 85(1) के अनुसार लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार लोकसभा के कम से कम वर्ष में 2 सत्र बुलाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है। इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, 1/10। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। इसका विश्लेषण कह रहा है कि आर्टिकल 103 के अकॉर्डिंग लोकसभा या राज्यसभा का कोरम
कोरम गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है। मुख्य विपक्षी दल की मान्यता हेतु भी यही सदस्य संख्या आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 37वां क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कोरम कितनी है। इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38वां कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, कुल सदस्य संख्या का 1/10। अगला 39वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। इसका सही आंसर विकल्प डी है, यानी कि उत्तर प्रदेश। इसका विश्लेषण है, उत्तर प्रदेश लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि क्रम से 80 एवं 31 भेजता है। विकल्प में दिए गए अन्य राज्यों की लोकसभा में सदस्य संख्या इस प्रकार है, यानी कि बिहार 40, मध्य प्रदेश 29 एवं पश्चिम बंगाल 42। अगला 40वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर इन ऑप्शंस के हिसाब से नहीं पता चला जा सकता है। इसका विश्लेषण देखते हैं पहले। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर सकते हैं वीडियो पर, कमेंट भी कर सकते हैं। इसका विश्लेषण है, प्रश्नकाल में बिहार व मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था। उस समय बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 54 तथा महाराष्ट्र में 48 थी। बिहार एवं मध्य प्रदेश के विभाजन के पश्चात उनकी लोकसभा सीटों की संख्या में परिवर्तन आया है। अब स्थिति इस प्रकार है, यानी कि प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है, यूपी का, जिसमें 80 सीटें हैं। द्वितीय स्थान महाराष्ट्र का है, जिसमें 48 सीटें हैं। तीसरा स्थान पश्चिम बंगाल का है, जिसमें 42 सीटें हैं। चौथा स्थान बिहार का है, जिसमें 40 सीटें हैं। पाँचवां तमिलनाडु का, जिसमें 39 सीटें हैं। और छठवां एमपी यानी कि मध्य प्रदेश का, जिसमें 29 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी होगा, महाराष्ट्र को। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43वां कह रहा है कि लोकसभा में कितने स्थान राजस्थान के लिए निर्धारित हैं। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, 25। इसका विश्लेषण है, लोकसभा में राजस्थान हेतु 25 सीटें निर्धारित हैं, जिनमें 4 अनुसूचित जातियों और 3 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है। पहले इसका विश्लेषण देखेंगे। वर्ष 2000 में बिहार के विघटन के पूर्व वहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या 54 थी। झारखंड 14 सीटों के निर्माण के बाद 14 सीटों के निर्माण के बाद वहाँ मात्र 40 सीटें बचीं। इस प्रकार मध्य प्रदेश में 40 सीटें थीं, जो छत्तीसगढ़ यानी कि 11 सीटों के निर्माण के बाद 29 बचीं। चूँकि प्रश्न विघटन के पूर्व का है, इसलिए बिहार 54 सीटों को लोकसभा के लिए आवंटित स्थान यानी कि असम 14 सीटें तथा मध्य प्रदेश 40 सीटें की लोकसभा सीटों के योग के बराबर था। परंतु वर्तमान में लोकसभा में बिहार के पास कुल 40 सीटें हैं, जो निम्नांकित राज्यों के आवंटित स्थानों का योग है। यानी कि नंबर 1 गुजरात 26 सीट, 26 यानी गुजरात और असम को मिलाकर के 40 सीट बनती हैं, यानी गुजरात और असम। उसी प्रकार गुजरात और झारखंड को मिलाने के बाद भी 40 सीट बनती हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मिलाने के बाद भी 40 सीट बनती हैं। तमिलनाडु और सिक्किम को मिलाने के बाद भी 40 सीट बनती हैं। और तमिलनाडु मिजोरम को मिलाने के बाद भी 40 सीट बनती हैं। तमिलनाडु और नागालैंड को मिलाने के बाद भी 40 सीट बनती हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की सीटों 80 की आधी 40 बिहार की लोकसभा सीटें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से राज्यों के किस ज़ोन को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी नहीं पता लग सकता है विकल्प के हिसाब से। अगर इसका सही आंसर, इसका विश्लेषण देखते हैं पहले। यानी कि पंजाब में 13 सीट हैं,
असम में 14 हैं, गुजरात में 26 हैं, राजस्थान में 25 सीटें हैं, मध्य प्रदेश में 29 हैं, तमिलनाडु में 39 हैं, आंध्र प्रदेश में 25 हैं, पश्चिम बंगाल में 42 हैं, छत्तीसगढ़ में 11 हैं, महाराष्ट्र में 48 हैं। अविभाजित आंध्र प्रदेश में 42 लोकसभा सीटें थीं। आंध्र प्रदेश के विभाजन के पश्चात अब वहाँ कुल 25 लोकसभा सीटें ही हैं। शेष 17 सीटें तेलंगाना राज्य को प्राप्त हुई हैं। वर्तमान में असम एवं झारखंड दोनों में 14, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय एवं त्रिपुरा सभी में 2 तथा मिजोरम, नागालैंड एवं सिक्किम सभी में 1 राज्यों के ऐसे समूह हैं जिनमें लोकसभा सीटों की संख्या समान है। अगला क्वेश्चन 40वां देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न युग्म में से कौन सा युग्म सही नहीं है। इसका सही आंसर का पता नहीं लग सकता है विकल्प के हिसाब से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 47वां क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व को सम्मिलित कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 48वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों संघ शासित क्षेत्र के समूह में से किसकी लोकसभा में सीटें केवल 1 सीट है। इसका सही आंसर विकल्प डी होगा। चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम में केवल 1 सीट ही है। इसका विश्लेषण चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड तथा पुडुचेरी में लोकसभा की मात्र 1 सीट है। त्रिपुरा, गोवा, मेघालय, मणिपुर, दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव और अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें हैं। ध्यातव्य है कि दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघराज्य क्षेत्रों का आपस में विलय कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 49वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, त्रिपुरा से। 50वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही आंसर विकल्प बी यानी कि लद्दाख है। इसका विश्लेषण है क्षेत्रफल के आधार पर 5 बड़े लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमशः लद्दाख, फिर बाड़मेर है, उसके बाद कच्छ है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद यानी कि अरुणाचल पूर्व है, फिर उसके बाद अरुणाचल पश्चिम है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र चांदनी चौक यानी कि दिल्ली 10.59 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन 51वां देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर का पता नहीं लग सकता है। पहले इसका विश्लेषण देखेंगे। 2008 में लागू परिसीमन के बाद वर्तमान में 2019 में लोकसभा चुनाव आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद है, यानी कि निर्वाचक है, जिसके बाद क्रमशः गौतम बुद्ध नगर और उसके बाद उन्नाव का स्थान आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 52वां देखते हैं क्या कह रहा है। 52वां कह रहा है कि वर्तमान में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा क्या है। तो इसका सही आंसर का पता इस विकल्प के हिसाब से नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि यह पुराना क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ PCS 2011 में इसको पूछा गया है, लेकिन अब नए आंकड़े आए हैं तो इसका देखते हैं विश्लेषण क्या कह रहा है। यानी कि प्रश्नकाल में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रत्याशी हेतु चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपये थी। वर्तमान में 6 जनवरी 2022 से लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा 95 लाख रुपये, कुछ राज्यों संघीय क्षेत्रों में 75 लाख रुपये तथा विधानसभा निर्वाचन के क्षेत्र के लिए 40 लाख रुपये, कुछ राज्यों संघीय क्षेत्रों में 28 लाख रुपये निर्धारित की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा चुनाव के मामले में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली जमानत राशि क्रमशः है। तो ये एक पुराना क्वेश्चन है, लेकिन अब नए आंकड़े आए हैं दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर पता नहीं लग सकता है। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। लोकसभा प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 34 के तहत प्रश्नकाल में यह राशि सामान्य वर्ग एवं अनुसूचित जनजातियों वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रमशः 10,000 रुपये और 5,000 रुपये थी। वर्ष 2010 में अगंभीर प्रत्याशियों की संख्या कम करने हेतु जमानत राशियां बढ़ाई गई हैं, जो इस प्रकार हैं। यानी कि लोकसभा
चुनाव सामान्य वर्ग के लिए 25,000 रुपया, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 12,500 रुपया और विधानसभा चुनाव सामान्य वर्ग के लिए 10,000 रुपया और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 5,000 रुपया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। आगे देखते हैं इसका विश्लेषण क्या कह रहा है। विश्लेषण कह रहा है कि लोकसभा चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता तब उस उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है, अर्थात वह अपनी जमानत राशि खो बैठता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 55वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा 1952 में। इसका विश्लेषण है लोकसभा का प्रथम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला था। यह चुनाव कुल 489 सीटों के लिए हुआ था। प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन 56वां कह रहा है कि किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा 5वीं लोकसभा। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। इसका विश्लेषण कहता है कि 5वीं लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष था, जिसने 15 मार्च 1971 से 18 जनवरी 1977 तक कार्य किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 57वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 9वीं लोकसभा कब भंग की गई। इसका सही आंसर विकल्प ए सही है, मार्च 1991। इसका विश्लेषण देखते हैं। विश्लेषण कह रहा है कि 9वीं लोकसभा का गठन 2 दिसंबर 1989 को हुआ था और यह 13 मार्च 1991 को भंग की गई। अगला 58वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुए। इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा फरवरी 1998 में, यानी कि फरवरी 1998 में। ठीक है। इसका विश्लेषण देखते हैं। 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन फरवरी 1998 में हुए थे। 12वीं लोकसभा का गठन 10 मार्च 1998 को हुआ था और इसका विघटन 26 अप्रैल 1999 को हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा का नेता कौन होता है। इसका सही आंसर विकल्प बी सही है, यानी कि प्रधानमंत्री। इसका विश्लेषण देखते हैं। चूँकि अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। किसी भी सदन का नेता उस सदन का सदस्य ही होता है। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं होता है तो लोकसभा में सदन का नेता किसी वरिष्ठ मंत्री को बनाया जाता है जो लोकसभा का सदस्य हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% मत पाना अनिवार्य है। दूसरा कथन कह रहा है कि भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को दिया जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। ना ही इसका कथन एक सही है, ना ही दूसरा सही है। इसका विश्लेषण देखते हैं। IAS प्री 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। इसका विश्लेषण है भारत में लोकसभा अथवा राज्य विधानसभाओं के चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पद्धति के आधार पर कराए जाते हैं। इसके तहत देश तथा राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को अलग अलग चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। क्षेत्र विशेष के मतदाता एक उम्मीदवार के लिए एक मत देते हैं और सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार विजयी घोषित किया जाता है। जीतने वाले उम्मीदवार के लिए 50% मत प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है, अतः कथन एक गलत है। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के प्रावधान के तहत लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है। हालांकि ऐसी परंपरा रही है कि अध्यक्ष सत्तारूढ़ पार्टी या गठबंधन का सदस्य तथा उपाध्यक्ष विपक्षी पार्टी का सदस्य होता है, परंतु संविधान में ऐसा कोई उपबंध नहीं है। अतः कथन 2 भी गलत है। इस प्रकार विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है।
क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष, यानी कि इसका सही आंसर बी हो जाएगा, चयनित किया जाता है। आगे देखते हैं इसका विश्लेषण क्या कह रहा है। इसका विश्लेषण कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 93 में उपबंधित है कि लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुनेगी, और जब जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा तब तब लोकसभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। टिप्पणी क्या है यहाँ अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को चुनने का आशय चयनित होने से है। बेयर एक्ट में अंग्रेजी भाषा में चुनने के लिए चूज शब्द दिया गया है, ना कि इलेक्ट। अगला 62वां क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। इसका विश्लेषण देखते हैं। इसका विश्लेषण कह रहा है कि लोकसभा के स्पीकर का चयन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 63वां निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, स्पीकर। इसका विश्लेषण देखते हैं। प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में से स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता है। वह पहले ही लोकसभा सदस्य सांसद के तौर पर पद की शपथ ले चुका होता है, अतः वह स्पीकर के तौर पर शपथ नहीं लेता, जबकि अन्य अपने पद की शपथ ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन 64वां देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता, तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि स्पीकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 65वां कह रहा है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, उपाध्यक्ष को। इसका विश्लेषण देखते हैं। इसका विश्लेषण कह रहा है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है, सी, यानी कि इसका विश्लेषण है। संविधान के अनुच्छेद 94 ख के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना पद त्याग पत्र संबोधित करता है किसको, इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि लोकसभा के उपाध्यक्ष को। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि 67वां कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। इसका विश्लेषण है। आर्टिकल 94 ग के अनुसार लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटा सकते हैं, किंतु ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जा सकेगा जब तक इस आशय की कम से कम 14 दिन पूर्व लिखित सूचना ना दी गई हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 68 क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी होगा, यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। अगला क्वेश्चन 69वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि स्पीकर के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो इसका सही आंसर विकल्प क्या हो जाएगा, बताइए, डी हो जाएगा। यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। इसका विश्लेषण देखते हैं। इसका विश्लेषण क्या कह रहा है। इसका विश्लेषण कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों द्वारा अपने बीच से ही किसी सदस्य में से चुना जाता है, साथ ही लोकसभा के सदस्य ही प्रस्ताव पारित कर उसे पद से हटा सकते हैं। अनुच्छेद 94 ख के तहत जब वह त्यागपत्र देता है तो वह अपने त्यागपत्र को लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करता है। साथ ही अनुच्छेद 94 के द्वितीय परंतु के अनुसार जब कभी लोकसभा का विघटन किया जाता है तो विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 71वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि
लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन कह रहा है कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। दूसरा कह रहा है कि यह आवश्यक नहीं है कि वह अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन कथन कह रहा है कि यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि केवल तीसरा कथन इसमें सही है। इसका विश्लेषण हम पिछले वाले क्वेश्चनों में देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि सदस्यों को शपथ दिलाना। इसका विश्लेषण है नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर के चुनाव से पूर्व सदन के सामान्यतः वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है, जो कि नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है, तो इसका सही आंसर विकल्प सी होगा। नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन 74वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर को अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं, कब करते हैं, इसका विकल्प डी सही है, जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो जाता है। ठीक है, तो इसका विश्लेषण देखते हैं। अनुच्छेद 101 के तहत लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने कास्टिंग वोट निर्णायक मत का प्रयोग केवल तब करते हैं जब किसी विषय के संदर्भ में हुए मतदान में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष दोनों के वोट बराबर बराबर होने के कारण टाई की स्थिति हो, परंतु अनुच्छेद 96(2) के तहत वह उसे पद से हटाने के प्रस्ताव पर प्रथमतः मत देने का हकदार है, किंतु मत बराबर रहने की दशा में मत देने का हकदार नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 75वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न संविधान का निम्न अनुच्छेद में से कौन सा एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग कर सकेगा, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। अनुच्छेद 100 इस बात को कहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 76वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, जी मावलंकर थे। ठीक है, तो इसका विश्लेषण देखते हैं पहले। तो इसका विश्लेषण कह रहा है कि पहली लोकसभा के गठन के पश्चात इसकी प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने तथा वे अपनी मृत्यु 27 फरवरी 1956 के तक इस पद पर रहे। पहली लोकसभा के शेष कार्यकाल के लिए तत्कालीन उपाध्यक्ष एवं अनंत सैनम अयंगर लोकसभा अध्यक्ष 8 मार्च 1956 को बने थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 77 कह रहा है कि भारत की प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर थे जी मावलंकर थे। तो इसका विश्लेषण हम पिछले वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था, तो इसका सही आंसर विकल्प बी होगा, जी मावलंकर। इसका विश्लेषण है, इसलिए इसका सही आंसर विकल्प बी होगा, जी मावलंकर। इसका विश्लेषण है 15 दिसंबर 1954 को आचार्य जे.बी. कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सांसदों द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इनके विरुद्ध यह प्रस्ताव 18 दिसंबर 1954 को लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, मीरा कुमार। इसका विश्लेषण देखते हैं। इसका विश्लेषण कह रहा है कि 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष मीरा कुमार ही लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थीं, जो जून 2009 में इस पद के लिए चुनी गई थी। वर्तमान में 13वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं, तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। इसका विश्लेषण कह रहा है कि प्रश्नकाल में वर्ष 1999 में लोकसभा के उपाध्यक्ष PM सईद थे। वर्तमान में 20 फरवरी 2022 की स्थिति के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के ओम बिरला हैं,
जबकि उपाध्यक्ष का पद रिक्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है क्या सिवा यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हों तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह, इसका सही आंसर विकल्प सी होगा, मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। इसका विश्लेषण देखते हैं। इसका विश्लेषण कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर तथा सदन की बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्ष के तौर पर कार्य करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष पीठासीन होता है। अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष भी जब पीठासीन होता है तो वह प्रथमतः मत नहीं दे सकता, केवल मत बराबर होने की दशा में मत दे सकता है। इसके अलावा अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए वह लोकसभा के विचार विमर्श में भाग नहीं ले सकता है। जब अध्यक्ष पीठासीन होता है तो उपाध्यक्ष सदन के अन्य सदस्यों की तरह होता है। उस स्थिति में उसे बोलने, कार्यवाही में भाग लेने और किसी भी प्रश्न पर मत देने का अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 82वां, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, पी ए संगमा। इसका विश्लेषण है, पी ए संगमा वर्ष 1995 में प्रथम जनजातीय केंद्रीय मंत्री बने थे। वर्ष 1996 में वह लोकसभा के पहले जनजातीय अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 83वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी होगा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। इसका विश्लेषण है, यानी कि लोकसभा सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश और नियंत्रण में कार्य करता है। उसे सचिवालय के कर्मचारियों पर, सदन के परिसर पर और संसद भवन संपदा पर सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है। वह अपने इस प्राधिकार का प्रयोग लोकसभा के महासचिव की सहायता से करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 84वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष की देखरेख में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 85वां क्वेश्चन कह रहा है कि 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वे लोकसभा के कुल सदस्यों के 10% से कम हैं। दूसरा है, अधिकतम महिला सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हैं। तीसरा है, राजस्थान में 3 महिला सदस्य निर्वाचित हुई हैं। चौथा है, अधिकतम महिला सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित हुई हैं। तो इसका सही आंसर का पता नहीं लग सकता है, पहले इसका विश्लेषण देख लेते हैं। इसका विश्लेषण कह रहा है कि मई 2019 में निर्वाचित 17वीं लोकसभा में कुल महिला सदस्यों की भागीदारी लगभग 14% यानी कि 14% रही। वर्तमान में 21 फरवरी 2022 की स्थिति के अनुसार लोकसभा में कुल 81 महिला सदस्य हैं। कांग्रेस पार्टी INC से 7, भारतीय जनता पार्टी से 42 तथा तृणमूल मूर्ति कांग्रेस से 9 महिला सदस्य हैं। जब अधिकतम महिला सदस्य उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल से प्रत्येक से 11 निर्वाचित हैं। राजस्थान से 3 महिला सदस्य निर्वाचित हैं। प्रश्नकाल के संदर्भ में सी सही उत्तर होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 86वां कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, यानी कि पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। दूसरा कथन कह रहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई थी। तीसरा कह रहा है कि लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य ना हों तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती है। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, केवल 2। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। दिए गए कथनों में से केवल कथन 2 सत्य है, यानी कि अन्य कथन सही नहीं है। प्रथम लोकसभा के चुनाव 489 सीटों के लिए हुए थे, जिनमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 364 सीटें प्राप्त की और जीत हासिल की। दूसरे स्थान पर 16 सीटें प्राप्त करने वाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि CPI विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल था। सर्वप्रथम 1969 में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को मान्यता प्राप्त हुई। इस रूप में INC के राम सुभग सिंह को चुना गया था। लोकसभा में किसी दल के नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता मिलने के लिए उस दल के लोकसभा में कुल सदस्य संख्या के 10% सांसद होने आवश्यक है। दोस्तों, इस टॉपिक का जितना भी रिवीजन नोट्स और PYQ थे, यानी कि लोकसभा से संबंधित जितना भी रिवीजन नोट्स और PYQ थे, वो मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिया है।
अब अगली आने वाली वीडियो में मैं आपके लिए संसद का ही दूसरा पार्ट है राज्यसभा, इसको लेके आऊँगा। पहले इसका रिवीजन नोट्स कराऊँगा, उसके बाद इस टॉपिक से संबंधित जितने भी PYQ हैं उनको पूरा कराऊँगा। यदि आपको मेरी यह वीडियो सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर सकते हैं। इसी प्रकार की घटना चक्र की, पॉलिटी और हिस्ट्री की सीरीज़ को मैं आपके लिए लाता रहूँगा। आप रिवीजन और प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। तो फिर मिलेंगे एक अगली वीडियो में बेहतरीन क्वालिटी और कंटेंट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।